आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार में टीम प्रबल में जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रबल आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पिछले दो क्लास आपको कैसे लगे हैं आप सब लोग जरूर बताइएगा। और आज कौन सा है भाई? आज है 24 तारीख, यानी आज पूरा का पूरा देश दिवाली मना रहा है। पूरा का पूरा देश क्या मना रहा है? दिवाली मना रहा है। तो आप सब लोगों को टीम प्रबल की तरफ से दिवाली की सुबह से बधाई दे रहा हूं। और फिर भी एक बार और बधाई देता हूं, दिवाली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और उम्मीद है कि इस बार की दिवाली संघर्ष के साथ बीतेगा और अगली दिवाली सफलता के साथ बीतेगी। और उसके लिए ही हमें मेहनत करना है, उसी के लिए हमको संघर्ष करना है। तो आप सब लोगों की मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो अंतिम आपकी जो क्लास होगी 5-6 बजे से कोई भी क्लास नहीं होगी। 6 बजे से आप लोग अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। 6 बजे से हम लोग लाइव आएंगे, 6 बजे आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, दिवाली भी मनाने देंगे और फिर से पढ़ाई भी करेंगे। तो ठीक है भाई, तो चलिए तो आज तो अभी तो पढ़ लेते हैं, शाम को दिवाली है ना, इस वाले सेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार सेशन में। और जीएस का जो आपका क्लास नोट्स है, नोटबुक है, उसको खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक एक बातों को नोट कीजिए। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको ध्यान दीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने सब आपको याद होगा कि सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था इतिहास से ही मैंने शुरू किया था कि इतिहास का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इतिहास के जानने के जो प्राचीन भारत के आपके स्रोत हैं, वो प्राचीन भारत के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद एक क्लास में मैंने सारे के सारे उस ब्राह्मण साहित्य के बारे में आपको डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन से आपके ब्राह्मण आपके साहित्य हैं उनके बारे में। तो आज हम लोगों की जो क्लास का जो टॉपिक है, वो क्लास का टॉपिक क्या होना चाहिए भाई? कि गैर ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं भाई? गैर ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं जिनसे हमको अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो देखो, गैर ब्राह्मण कहने का मतलब क्या है? कि जो वैदिक धर्म के अलावा बात कर रहे हैं, जो वैदिक धर्म के अलावा हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है अपना गैर ब्राह्मण। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि देखो वैदिक काल में क्या हुआ। तो वैदिक काल में आप सब लोगों को पता है, जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी मैं वैसे टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूं कि जिसको ना कोई छूता है, ना कोई उसको पढ़ता है, ना कोई पढ़ाता है। वो आप लोग पढ़ रहे हो पहली बार, इसलिए मैं आप लोगों को उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर सेंटर्ड होकर पढ़ा रहा हूं। नहीं तो ऐसे में वो पूरा 12 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा। फिर हम डिटेल में चले जाएंगे। डिटेल में हम लोग 5 तारीख से शुरू करेंगे। तो वैदिक काल के बारे में जब हम बात करें, तो वैदिक काल में जिस तरीके से आपके कर्म कांड के महत्व आपके बढ़ने लगे, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद आपका बहुत ही ज्यादा आपके बढ़ने लगा, जिस तरीके से पुरोहितवाद का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आपके बढ़ने लगा, तब एक गैप आया। और उस गैप को भरने के लिए क्या किया जाए भाई? और इसमें क्या हो रहा था कि इसमें आपकी सबसे बुरी स्थिति किसकी हो गई? तो इसमें सबसे बुरी स्थिति हो गई महिलाओं की। इसमें सबसे बुरी स्थिति किसकी हो गई? तो इसमें सबसे बुरी स्थिति हो गई शूद्रों की हो गई। अब इन लोगों को एक नए विकल्प की तलाश थी, एक नए ऑप्शन की तलाश थी। लेकिन वो ऑप्शन मिले कहां से भाई? वो ऑप्शन मिले कहां? उस ऑप्शन को भी तो हमें खोजना था। तो बिल्कुल, तो वो ऑप्शन क्या आया? तो गैर ब्राह्मण के रूप में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके रिलीजन आया, एक रिलीजन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बौद्ध धर्म। और दूसरे रिलीजन को क्या बोलते हैं? जैन धर्म। तो आज हम इन्हीं दोनों धर्मों से संबंधित साहित्य को समझने जा रहे हैं। और आज आप लोगों को बातें समझ में आएगी। आप सब लोग जो ऑफलाइन कमेंट कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक डिसिप्लिन बना करके 12 दिन तक आप मेहनत कीजिए। एक डिसिप्लिन बना करके 12 दिन तक आप पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल भी किसी बात की चिंता आप मत कीजिए। आप लोग परेशान मत होइए। आपको मैंने क्या बोला कि क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको अगर पूरी बातें याद हो गई, तो क्लास खत्म हो जाने के बाद उस क्लास के नीचे, चाहे कोई भी क्लास हो, उसके नीचे 2 कमेंट करना है। एक ही कमेंट में 2 बातों को लिखना है। पहला बात कि पूरी बातें याद हो गई सर आज की, और पूरी बातों को हमने खूब अच्छे से जैसा आपने लिखा है वैसे ही हमने अपने जीएस के नोटबुक में नोट कर लिया है। ये चीज आपको लिखना है।
लेकिन सब लोग नहीं लिख रहे हैं भाई अभी भी। तो सारे साथियों से अनुरोध है कि आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप मेरी बातों को मान करके उसको लिखिए जरूर। तो आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित आपके लिटरेचर को देखने जा रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार हो भाई? चलिए, तो एक बार सभी साथी कमेंट करके, लाइक करके सेशन को, और एक बार अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा करके एक बार सब लोग बता दीजिए कि कौन कौन से साथी आज के इस सेशन के लिए तैयार है कि भैया आज बताओ आज कौन से बातों को समझना है, याद करना है, लिखना है, क्योंकि आपका नोट्स बहुत प्यारा बन रहा है। आप लोगों को बहुत मजा आ भी रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास अपने क्लास के नोट्स भेजे हैं और वो जो बना रहे हैं नोट्स बेहतरीन होगा। और उसके बाद पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर आराम से एक बार प्रतीक सर की क्लास ले लेना और क्लास लेने के बाद आराम से सेलिब्रेट करना। क्या भाई? हैप्पी दिवाली। ठीक है भाई? उसके बाद हम लाइव आएंगे 10 मिनट के, आप लोग हमसे भी बात कर लेना थोड़ा सा टाइम निकाल करके सब लोगों से, पूरे टीम के साथ, और उसके बाद तो आप लोग सेलिब्रेट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं। तो जब हम ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के लिटरेचर हमारे सामने आते हैं। दो प्रकार के लिटरेचर हमारे सामने आते हैं। आपने बोला कि कौन कौन से लिटरेचर सामने आते हैं ये भी बता दीजिए। तो दो प्रकार के लिटरेचर हमारे सामने आता है। एक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध साहित्य, और दूसरा आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जैन साहित्य। अब इन दोनों बातों को समझिए। जब हम बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन जो इसका ग्रंथ है, सबसे एंशिएंट जो इसका टेक्स्ट है, वो कौन सा है भाई? त्रिपिटक। अगर हम त्रिपिटक के लैंग्वेज की बात करें, इसकी भाषा की बात करें, तो इसकी भाषा कौन सी हो जाती है भाई? पाली। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध के देहांत के बाद उनकी सभी शिक्षाओं का संकलन करने का प्रयास इन पिटकों में किया गया। और इस त्रिपिटक को हमने 3 तरीके से आपको डिवाइड किया। एक को हमने क्या बोला? सूत पिटक। एक को हमने क्या बोला भाई? सूत पिटक। एक को हमने क्या बोला? विनय पिटक। और एक को हमने क्या बोला? अभिधम पिटक। एक को हमने क्या बोला भाई? अभिधम पिटक। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है भाई? कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म का, बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? तो आज के बाद से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो आपका सूत पिटक है, इसी सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसी बौद्ध धर्म को, इसी को आपके बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित और हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें जातक कथा आ जाता है। और हम जब जातक कथा की बात करते हैं तो इस जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को बताया गया है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को बताया गया है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को बताया गया है। आपने बोला कि और किससे आपके बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है भाई? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है कौन कौन से? दीपवंश और महावंश। जब हम इस दीपवंश और महावंश के बारे में बात करते हैं तो इस दीपवंश और महावंश से श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ श्रीलंका के मौर्य शासकों के साथ किस प्रकार के संबंध थे ये भी हमको पता चलता है। लेकिन दीपवंश और महावंश ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों के दोनों मेरे प्यारे साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इससे श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के साथ साथ मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी पता चलता है। उसके अलावा 2 और आ जाता है भाई। एक आ जाता है महावस्तु, एक आ जाता है ललित विस्तार। लेकिन ये जो आपका बुद्धिज्म, आपका बुद्धिस्ट आपका साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो कौन से भाषा में है? संस्कृत में है भाई। वो कौन से भाषा में? संस्कृत में। और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, यानी कहने का मतलब कि उनके आपके लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है। एक और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। उस बौद्ध धर्म के ग्रंथ को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं भाई? मिलिंद पन्हो। और जब हम इस मिलिंद पन्हो के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इसमें 2 लोगों के बीच में वाद विवाद है। एक इंडो ग्रीक शासक जिसको हम मिनांडर के नाम से जानते हैं, एक इंडो ग्रीक शासक जिसको हम मिनांडर के नाम से जानते हैं, और दूसरे बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है नागसेन। तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत सारे सवाल पूछे और नागसेन ने अपने उत्तर से
इंडो ग्रीक शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रभावित किया, जिसके चलते मिलिंद ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब हम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं। तो जब भी हम बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो 3 पिटक आ जाता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की अलग अलग बातों को शामिल किया गया है और उनके शिक्षाओं का संकलन इन तीनों पिटकों में देखने को मिलता है। जिसमें से सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक कथा की बात करें तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा में बताया गया है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी की बात करें या श्रीलंका के प्राचीन इतिहास की जानकारी की बात करें तो दीपवंश और महावंश में पता लगाता है भाई। और महावस्तु और ललित वस्ता ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखे गए हैं और इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र पता चलता है। और फिर एक और मैंने बताया मिलिंद पन्नो, जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद है उसको डिस्कस किया गया है, उसको आपको बताया गया है, उसको वहां पे देखने को मिलता है। आपने बोले कि ठीक है भाई, अब हम लोग दूसरा जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग क्या पढ़ने वाले, जैन साहित्य के बारे में। अब जैन लिटरेचर की बात करें तो यानी ब्राह्मणेतर ये ग्रंथ है, यानी गैर ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। तो जैन साहित्य के बारे में बात करें, जैन धर्म से संबंधित साहित्यों का, लेकिन उन साहित्यों से हमें उस समय के बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। इसीलिए हमारे प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैन जो साहित्य होता है, जैन जो लिटरेचर होता है, उस लिटरेचर को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भी, आगम बोलते हैं, या उसी को क्या बोला जाता है, अंग बोलते हैं, या उसी को सिद्धांत कहा जाता है। जब हम जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला कौन सा आ जाता है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्य की बात करें तो यहां पे एक आ जाता है अंगुत्तर निकाय। यहां पे कौन सा आ जाता है भाई, तो यहां पे एक आ जाता है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। इन अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में आपको पता चलता है। जबकि जब हम जैन साहित्य के बारे में बात करें तो भगवती सूत्र में इसमें आपके 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो जैन साहित्य का अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है भाई, इसका जो अंतिम रूप से आपका संकलन हुआ है, अंतिम रूप से संकलन आपके गुजरात के वल्लभी में हुआ है। अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है, तो अंतिम रूप से संकलन कहां पे हुआ भाई, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ है। गुजरात के वल्लभी में आपके हुआ है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो गुजरात के वल्लभी में अंतिम रूप से संकलन हुआ है। तो इसके साहित्य को आगम बोलते हैं या अंग बोलते हैं। और भगवती सूत्र इसकी सबसे महत्वपूर्ण साहित्य, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के, जो कि जैन धर्म के वास्तविक आपके संस्थापक थे, जिन्होंने जैन धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया और उसको बहुत ही ज्यादा उसको एक्सपेंड किया, विस्तार किया, जो जैन धर्म के अंतिम आपके तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के साथ साथ महावीर स्वामी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। जब हम जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से पता चलता है। और इस कल्प सूत्र की रचना किसके बारे में मिला भाई, तो कल्प सूत्र की रचना आपके सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये रचना मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा की गई है, तो ये रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है। और जब हम भद्रबाहु की बात करें तो उसके द्वारा जो आपकी रचना करी गई है वो कल्प सूत्र में सारे तीर्थंकरों की जीवनी आपकी बताई गई है। यानी जितने भी जैन धर्म के आपके तीर्थंकर थे, 2400 तीर्थंकरों की जीवनी इसमें बताई गई है। अगर हम इसकी रचना के बारे में बात करें तो इसकी रचना यानी जैन साहित्य की जो रचना है मेनली प्राकृत भाषा में, और बौद्ध साहित्य की रचना मेनली आपके पाली लैंग्वेज में किया गया था। और इसके और जब हम महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो परिशिष्ट प्रवन, जो कि हेमचंद्र के द्वारा आपका लिखा गया था। तो जैन साहित्य में परिशिष्ट प्रवन का भी नाम आ जाता है, हेमचंद्र के द्वारा लिखित। उसके बाद कल्प सूत्र का नाम आ जाता है, भगवती सूत्र का नाम आ जाता है, आगम का नाम आ जाता है, अंग का नाम आ जाता है, और लैंग्वेज के तौर पे प्राकृत का नाम आ जाता है। तो ये अपने ब्राह्मणेतर आपके साहित्य थे, जिसको मैंने आपको समझाया, जिसको मैंने आपको बताया। आपने बोला कि ठीक है भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी हमारे पास कुछ साहित्य है जिसको आपको समझने की जरूरत है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौकिक साहित्य बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसको हम लोग बोलते हैं लौकिक साहित्य बोलते हैं। आपने बोला कि ठीक है लौकिक साहित्य, तो लौकिक साहित्य में किसको किसको हम रख सकते हैं,
तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाता है, फिर अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाता है, विदेशी विवरण आ जाता है, अलग अलग प्रकार की जीवनी आ जाती है। तो इन सबको हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार का एक आपके बहुत ही ग्रेट आपका लेखन है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा करी गई? कौटिल्य के द्वारा। इसी कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसी कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, जिसके चलते नंद वंश का नाश हुआ और एक पहले साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस साम्राज्य को हम किसके नाम से जानते हैं भाई? तो जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और इस आपके अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है कि भारत का ये पहला राजनीतिक ग्रंथ है, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, जिससे आप मौर्य काल के इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं, मौर्य काल के राजनीति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जिससे मौर्य काल के इतिहास के बारे में, मौर्य काल के राजनीतिक ज्ञान के बारे में पता लगाते हैं। फिर उसके बाद मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया भाई। कथा सरित सागर की बात करें सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा मंजरी की बात करें तो आपके क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी की बात करें जिससे आपके जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ लौकिक साहित्य थे जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप सब लोगों को यहां तक की सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया भाई? तो जब मैंने आपको साहित्य के बारे में बताया तो साहित्य को हमने दो तरीके से डिस्कस किया था भाई। साहित्य को हमने दो तरीके से डिस्कस किया। आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सा तरीका था जिससे हमने डिस्कस किया। तो साहित्य को दो तरीके से हमने डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया ब्राह्मण, एक हमने डिस्कस किया गैर ब्राह्मण, एक हमने डिस्कस किया गैर ब्राह्मण। अब इस गैर ब्राह्मण में हमने अलग से एक और देख लिया और उसको क्या बोलते हैं? लौकिक साहित्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लौकिक साहित्य। तो जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण के अंतर्गत हमने वेद को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया भाई? उपनिषद को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया भाई? आरण्यक को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया भाई? ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया भाई? ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया? सूत्र को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया भाई? उपनिषद को पढ़ लिया, हमने किसको पढ़ लिया मेरे प्यारे साथी? उपनिषद को पढ़ लिया। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा और कौन सा बच गया भाई? आप लोग खुद बताइए। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेद की बात करें, उपनिषद की बात करें, आरण्यक की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, सूत्र की बात करें, उपनिषद की बात करें, पुराण की बात करें तो पुराण को भी हमने पढ़ लिया भाई। उपनिषद हमने दो बार लिख दिया तो हमने पुराण भी पढ़ लिया। पुराण के अलावा और भी बात करें तो महाकाव्य को भी हमने पढ़ लिया भाई। किसको पढ़ लिया मेरे प्यारे साथियों? महाकाव्य को भी पढ़ लिया। तो ये सारी चीजों को हमने ब्राह्मण के अंतर्गत पढ़ा। गैर ब्राह्मण की बात करें तो गैर ब्राह्मण के अंतर्गत हमने किसको भाई? तो जो भी आपके क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिस्ट आपके लिटरेचर है उसको हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो जैनिज्म से संबंधित आपके लिटरेचर है उसको हमने पढ़ लिया। अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो हमने अर्थशास्त्र को देख लिया। हमने किसको देख लिया भाई? अर्थशास्त्र को देख लिया। इसके अंतर्गत हमने आपके क्या बोलते हैं कि कल्हण की रास तरंगिणी को देख लिया, कल्हण की रास तरंगिणी को देख लिया। उसके बाद कथा सरित सागर को देख लिया, कथा सरित सागर को देख लिया। इन सभी चीजों को हमने देख लिया लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो अभी तक मैंने आप लोगों की क्लास में यहां तक की बातों को मैंने रिवाइज कराया है, यहां तक की बातों को हमने याद कराया है, यहां तक की बातों को हमने आपको समझा दिया है। और आप सब लोगों को याद होगा कि स्टैटिक जीके वाली क्लास में सुबह में 7 बजे मैंने सारी बुक और सारी बुक के ऑथर को मैंने याद करा दिया था। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उसको भी ध्यान रखना है कि जो मैंने करा दिया वो मैं नहीं कराऊंगा। इस बार मैं वही करा रहा हूं जो मैंने नहीं कराया है, या जो मैंने कम कराया है, या जो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो आज की क्लास में हमने इन सारी बातों के बारे में बात किया भाई। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा, अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य के द्वारा। फिर मैंने उसके बाद क्या डिस्कस किया था? उससे पहले बौद्ध साहित्य को डिस्कस किया था।
अंगुत्तर निकाय की बात करें, त्रिपिटक की बात करें जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की बात करें, जातक कथा की बात करें, दीपवंश महावंश के बारे में बात करें, महावस्तु ललित विस्तार की बात करें, जैन साहित्य के अंतर्गत आगम की बात करें, अंग की बात करें, भगवती सूत्र की बात करें, कल्प सूत्र की बात करें, परिशिष्ट प्रबंध की बात करें, अंतिम रूप से संकलन की बात करें आपके वल्लभी में, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सब लोग एक बार अपने अपने फोन को चेक करके सेशन को लाइक कर दीजिए, और लास्ट में ये क्लास खत्म हो जाने के बाद इस क्लास के नीचे ऑफलाइन कमेंट में 2 बातों को लिखना है। पहले बात कि आज की हमको सारी बातें याद हो गई सर, और दूसरा बात क्या लिखना है कि आज की सारी बातों को हमने अपने जीएस की कॉपी में नोट्स भी कर लिया। फिर हम लोग मिलते हैं कल, यानी आज आप लोग दिवाली मनाइए। आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। तो हो सकता है कि आज जो 6 बजे वाली क्लास जो आपकी होती है प्रतीक सर की, वो 5 बजे हो या 5 बजे से कोई क्लास ना हो, क्योंकि आप लोगों को सेलिब्रेट भी करना है, तो ये आपकी अंतिम क्लास है। तो पूरे टीम प्रबल की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी बधाई, दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। जीवन में ये दिवाली संघर्ष की है, अगली दिवाली सफलता की होगी। तो आप सब लोग अपना मन लगा करके, दिल लगा करके खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने परिवार के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें, खूब बढ़िया से मिठाई खाएं, खूब बढ़िया से अपना ध्यान रखें। पटाखा उठाखा जलाए तो ग्रीन पटाखा जलाए, जिसके चलते पर्यावरण आपकी प्रदूषित ना हो, और अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करें और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। और फिर कल सुबह में टाइम से उठ करके स्टैटिक जीके की क्लास को लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में शाम को 4 बजे सेम क्लास में, सेम आपके तरीके के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।